हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू का पार्ट 4 देखेंगे और ये पूरा एमसीक्यू आपके लिए वेब्स एंड वेब मोशन का मैं लेके आया हूँ। चलिए आज का क्वेश्चन का हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ रडार। आपको मेरा लास्ट वीडियो याद होगा, वेव्स एंड वेव मोशन का जो एमसीक्यू का थर्ड पार्ट था, उसका आखिरी क्वेश्चन में मैंने इन्वर्टर का नाम बतलाया था। तो रडार के भी बारे में मैंने बतलाया था। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। देखिए, रडार क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखिए। रडार, इसमें इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका RA से रेडियो, D से डिटेक्शन, A से आपका एंड और R से रेंजिंग। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दूर की वस्तुओं को ऑब्जर्व करने में के लिए, लोकेट करने के लिए इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? ये आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आंसर है एच टेलर एंड लियो सी यंग। तो मैंने इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु डिस्कवर्ड एक्सरे। ऑप्शन ए है रोंटगेन, ऑप्शन बी है बैक्वेरल, ऑप्शन सी है मैरी क्यूरी, ऑप्शन डी है वैन लू। तो ऑलरेडी मैंने इसके डिस्कवरी के बारे में बतला चुका हूँ एक्सरे का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? कौन डिस्कवर किए थे एक्सरे को? तो बैक्वेरल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो है, द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कई बार पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए है अल्फा रेज, ऑप्शन बी है बीटा रेज, ऑप्शन सी है गामा रेज और ऑप्शन डी है एक्स रेज। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इन तीन रे के बारे में देखें तो ये तीनों ही रे आपका रेडियो एक्टिविटी के दौरान निकलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एक तरह का फेनोमेनन है जिसमें आपको अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। तो उस दौरान जो अल्फा रेज है, बीटा रेज है और गामा रेज है, इन तीनों का अगर पेनिट्रेशन का पावर को देखें तो सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेशन का पावर गामा रेज का होता है, हाईएस्ट होता है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, हाईएस्ट। हाईएस्ट, उसके बाद बीटा रे का होता है, तो इसको हम हायर लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे कम होता है वो होता है आपका अल्फा रेज का, यानी स्मॉलर पेनिट्रेशन पावर। इसका पेनिट्रेशन पावर इवन इतना भी नहीं पावरफुल होता है कि इंसान का स्किन को क्रॉस कर सके। इवन थिन शीट ऑफ पेपर अगर रहेगा तो उसको भी नहीं क्रॉस कर पाता। इसका मतलब ये नहीं कि ये नुकसानदेह नहीं है, अगर बॉडी के अंदर घुस जाए तो ये बहुत नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो जो लीस्ट पेनिट्रेशन पावर के बारे में जब बात करें तो हमेशा अल्फा रेज का जो होता है वो पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब आप बोलिएगा कि एक्सरे का क्यों नहीं? तो आप कोवेक्स यूवी IMR में ले लो, तो एक्सरे काफी एनर्जेटिक पार्टिकल हो जाता है, तो वो तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और अगर मान लीजिए कि लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रहता है एक्सरे का, तो फिर हम एक्सरे इमेज बनाने के लिए एक्सरे का क्यों इस्तेमाल करेंगे, है ना? ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक्सरे कैन बी यूज टू। बिल्कुल, देखिए, एक्सरे का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ताकि डिटेक्ट कर सके डिफेक्ट्स इन डायमंड में, कि डिटेक्ट कर सके हार्ट डिजीज में, और डिटेक्ट गोल्ड अंडर द अर्थ, और डी में आपका ऑप्शन है विल्ड मेटल में। ठीक है, तो यहां पर ये जो सवाल है, तो ऐसे तो हम लोग ये बात जानते हैं कि एक्सरे का इस्तेमाल जो भी शरीर में, बॉडी में अगर बोन्स है, अगर उसको में कुछ डिफेक्ट आया हो उसको मेजर करने के लिए करते हैं। लेकिन एक्सरे का इस्तेमाल कोई भी प्रीसियस
स्टोन्स है जैसे डायमंड्स है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली एक्सरे के दौरान आपका इसका जो पैटर्न होता है डिफ्रेक्शन पैटर्न होता है, और यही डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो किसी भी डिफेक्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डिटेक्ट्स डिफेक्ट्स इन डायमंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज। कोई भी विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ कितना है, यहाँ पर सवाल एंगस्ट्रॉन के टर्म में पूछा है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉन। आप याद रखिए एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज। ठीक है, जो बल्ब होता है हमारा फिलामेंट टाइप का जो बल्ब होता है, तो जो पहले हम लोग यूज किया करते थे, अभी तो हम लोग एलईडी बल्ब यूज करते हैं, तो इस तरह से एक फिलामेंट टाइप का बल्ब होता था। तो इसका कहना है सवाल का कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला इसको, इलेक्ट्रिक पावर जो मिलता था, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द पावर है वो किसमें कंज्यूम हो जाता था। ऑप्शन ए है आपका विजिबल लाइट, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड लाइट, ऑप्शन सी है यूवी लाइट और फ्लोरोसेंट लाइट। अब देखिए कॉमन सेंस क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि ठीक है बल्ब है तो बल्ब का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि हम देख सकें, यानी हो ना हो इसका आंसर विजिबल लाइट है। लेकिन इसका आंसर कभी भी विजिबल लाइट सही नहीं है, क्योंकि 100% में आपको मैं बता दूं 95% जो है वो पावर कंज्यूम करता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और सिर्फ 5% के आसपास जो है वो यूज करता है विजिबल लाइट। ये डेटा थोड़ा कम बेसी भी हो सकता है, वो हो सकता है किसी बुक में 4-5 या 2 से 5% लिखा हो, मैं यहाँ पर 95% लेके चला हूँ। क्यों लेके चला हूँ, अब देखिए कैसे हम इस चीज को जानते हैं कि 95% इंफ्रारेड कैसे है। तो आप देखिएगा जब ये बल्ब हम लोग जलाया करते थे तो गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि इंफ्रारेड ज्यादा निकल रहा है, जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा महसूस होगी। तो 95% जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाता है वो इंफ्रारेड में ही हो जाता है। तो हमारा जो सवाल है उसको समझिए कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम अपीयर एज इंफ्रारेड। ठीक है, और वही अगर बोलता बोलता कि मिनिमम इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगा तो कौन सा होता, विजिबल लाइट होता। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एमआरआई मशीन। ठीक है, एमआरआई मशीन में क्या इस्तेमाल होता है। चलिए इस सवाल को जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता के चलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले जो जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यानी इस जो मशीन ये हमारा है एमआरआई मशीन, उसमें हो ना हो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा इस्तेमाल होता है कि शरीर का जो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी का वो इमेज ले सकता है। और ये जब से एमआरआई मशीन आया है, आप समझिए कि मेडिकल साइंस में एक रिवोल्यूशनरी आ गया, एक क्रांति आ गई है, जिससे डॉक्टरों को बहुत सुविधा हुआ है डिटेक्ट करने में कोई भी बीमारी को। तो काफी आसान पड़ा है। जैसे कि आप ये समझिए कि इससे पहले जो यूज होता था एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये दो चीज यूज होता था। दोनों में क्या होता था कि रेडिएशन का इस्तेमाल होता था। लेकिन एमआरआई मशीन जब से आया तो रेडिएशन यूज नहीं हुआ हो रहा है। ठीक है, तो मेनली मुझे लगता है कि इसका कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी नंबर, आपका मैग्नेटिक वेव्स। अब बढ़ते हैं अगला सवाल में। देखिए अगला सवाल एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा चांस है पूछने का, लेकिन जो सीएचएसएल का एग्जाम देते होंगे, सीएचएसएल, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल,
उनमें चांसेस है ये सवाल करने का। देखिए, जब भी अगर गलती से कभी न्यूमेरिकल पूछ दे, तो जैसे यहाँ पर पूछा है, तो डेटा आप हम हमेशा याद रखिए कि डेटा क्या दिया हुआ है। वेवलेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा दिया हुआ है 0.3 मीटर, ये प्रोड्यूस हो रहा है एयर में और ट्रेवल कर सकता है विथ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, v वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब सवाल बोलता है कि ये किसमें लय करेगा, ये ऑडियोबल वेव होगा, अल्ट्रासोनिक वेव होगा, माइक्रोवेव होगा या इंफ्रासोनिक वेव होगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको सामने इस बात को पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरे वीडियोस में जाके देखें, वेव्स एंड वेव के टाइप में, खासकर इसमें आपको देखना है तो साउंड वेव्स में जाके देखिए, मैंने डिफाइन किया हुआ हूँ, उसको रेंज बताया हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेंज में कौन सा साउंड होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी जो होता है, इसको ऐसे समझते हैं, जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है जो होगा, वो इक्वल होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा के, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होता है। अब सवाल जब निकालते हैं हम, तो मेनली अगर हम फ्रीक्वेंसी जान जाए तो हम रेंज को जान सकते हैं, यानी हम न्यू को निकालेंगे। और वैसे भी डेटा में देखिए लेमडा दिया हुआ है और न्यू दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है आपको, न्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये भी है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो न्यू बराबर क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ वेव आपको दिया हुआ है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ हो जाएगा। और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है आपको, 0.3 दिया है, तो 0.3 हो जाएगा। जब आप इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा आपको, आपको आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये किस यूनिट में है ये देख लीजिए, आपका वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 3 मीटर पर सेकेंड में है और ये 0.3 मीटर में है। ये सवाल यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, ये सवाल में यह 300 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये जो मैं गलती से यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड है, 300 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो डेटा यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, c इक्वल टू आपका 3 था, तो ये 300 हो जाएगा, एक पॉइंट आपका टूटेगा तो यहाँ चला जाएगा, तो जब ये कटेगा तो कितना आएगा आपको, 1000 आएगा, 1000। और क्या आएगा, हर्ज में। ठीक है, हर्ज में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं। अब देखिए 20 से 20,000 हर्ज के बीच ये रेंज है, और आपको याद होगा कि जो हम सुन सकते हैं जो साउंड, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच ही का साउंड सुन सकते हैं। यानी ये कैसा साउंड होगा, ऑडियोबल साउंड होगा, यानी सुनने लायक साउंड होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बोलोमीटर का इस्तेमाल किस चीज को मेजर करने के लिए करते हैं, तो बोलोमीटर का इस्तेमाल मेनली टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, टेम्परेचर है, वेलोसिटी और वेवलेंथ है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर मैंने बोला। लेकिन अगर बोलोमीटर के बारे में मैं आपको बतला दूं, तो इसका मेनली जो काम है वो डिटेक्ट करना और मेजर करना हीट और रेडिएशन दोनों को डिटेक्ट भी करता है और मेजर भी करता है। और कैसा रेडिएशन को, किस तरह का रेडिएशन को, मेनली माइक्रोवेव्स को, एंड रेडियो वेव्स को। ठीक है, तो मेनली माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को डिटेक्ट और मेजर करने के लिए बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टिंग मटेरियल लगा होता है, यानी टेम्परेचर को सेंस करने वाला रेजिस्टिव एलिमेंट लगा होता है, जैसे कि आपका थर्मिस्टर हो गया, ये लगा हुआ होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस में चेंज आता है, और इसके आधार पर फिर उसको मेजर कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली आपको आंसर याद रखना है कि बोलोमीटर का इस्तेमाल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। अगला सवाल, अगला है कॉलिज ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस। ठीक है,
तो कुलिस ट्यूब जो होता है उसका इस्तेमाल एक्सरे प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। कुलिस ट्यूब होता क्या है, देखिए जब एक्सरे प्रोडक्शन होता है तो एक ट्यूब इस तरह से होता है, इस तरह से एक ट्यूब होता है, ठीक है। ये पूरे ट्यूब को ही बोलते हैं कुलिस ट्यूब, ठीक है। इसमें वैक्यूम होता है, मतलब पूरी तरह से इसमें एयर को हटा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक फॉयल जुड़ा हुआ होता है, टंगस्टन का एक फॉयल मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। ये एनोड की तरह एक्ट करता है। किस तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। और यहाँ पर आपका होता है कैथोड, ये आपका कैथोड होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके गिरता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इस तरह से फॉल होता है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फॉल होगा तो क्या होगा कि फॉल होने के बाद जो इस तरह से अलग से रे आता है, ये ही हमारा एक्सरे होता है, एक्सरेज होता है, ठीक है। तो ये एक मोटी आइडिया मैंने आपको दिया, ठीक है, जिसको आप याद रखिएगा। तो कुलिस ट्यूब का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एक्सरे प्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.